जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने दिया इस्तीफा। उसके साथ त्रिपुरा को माणिक साहा के रूप में मिल चुका है नया सीएम। साथ ही जानेंगे ज्ञानवापी मस्जिद का पहले दिन का सर्वे शांतिपूर्ण रूप से हो चुका है पूरा। उसके साथ ज्ञानवापी मस्जिद और मुसलमानों पर असादुद्दीन अवैसी ने बयान दिया है। साथ ही जानेंगे सुब्रतो रॉय को सुप्रीम से मिल चुकी है राहत। साथ ही यूएई को मिल चुका है नया राष्ट्रपति। उसके साथ जानेंगे सर्राफा बाजार में सोने चांदी का भाव और भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनिंदा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 15 मई 2022 और दिन हो चुका है रविवार। तो आज ही के दिन दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन्हेलेशन ऑफ कास्ट का पहली बार प्रकाशन किया था। तो अब बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने इस्तीफा दिया है। विधायक दल की बैठक में हुआ एक नए सीएम का चुनाव। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा के मौजूदा सीएम ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद माणिक साहा के रूप में त्रिपुरा को नया सीएम मिला है। दरअसल माणिक साहा बीजेपी के कद्दावर नेता भी है, तो विधायक दल ने उनको अपना नेता चुना है। दरअसल बीजेपी विधायक दल की बैठक में साहा के नाम पर मुहर लगाई गई। बिप्लब देब के इस्तीफे के बाद कई नामों की चर्चा चल रही थी, जिनमें माणिक साहा का नाम भी शामिल था। आखिरकार तमाम नेताओं ने साहा को विधायक दल का नेता चुना, जिसके बाद अब वो जल्द शपथ लेकर सीएम का पद संभाल सकते हैं। माणिक साहा राजभवन के लिए भी निकल चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन का सर्वे हुआ पूरा। वकील का दावा कि उम्मीद के मुताबिक साक्ष्य मिले। तो ज्ञानवापी मस्जिद में शनिवार को पहले दिन का सर्वे शांतिपूर्ण रूप से पूरा हो गया है। दोपहर 12 बजे तक यह सर्वे का काम हुआ। पहले दिन 4 घंटे तक सर्वे का काम चला। इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि सर्वे के दौरान हमारी उम्मीदों के मुताबिक साक्ष्य मिले हैं। हालांकि अभी इनके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। वकील कह रहे हैं कि यह मामला गोपनीय है, जो कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। वादी पक्ष के वकील ने कहा कि तहखानों के सर्वे का काम आधा हो गया है और आधा बाकी है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। कभी सीएम पद के दावेदार रहे सुनील जाखड़ ने छोड़ी पार्टी। पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता ने पार्टी छोड़ दी है। पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने शनिवार को पार्टी को अलविदा कह दिया है। इससे पहले जाखड़ ने सोशल मीडिया के अपने सभी अकाउंट्स के बायो से कांग्रेस से जुड़ा परिचय हटा दिया था। कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के लिए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को पार्टी के सभी पदों से हटाने का फैसला किया था और तभी से जाखड़ नाराज चल रहे थे। आपको बता दें कि जाखड़ की गिनती पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता में होती थी और एक समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे। देखते अगले समाचार। इस न्यूज अपडेट में जानेंगे शिवसेना नेता संजय राउत ने की एक देश एक भाषा की वकालत, दे दिया बड़ा बयान। शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को एक देश एक भाषा की वकालत की। उन्होंने कहा कि हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है और उसकी स्वीकृति भी है। राउत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह को यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए कि सभी राज्यों में एक भाषा हो। राउत का यह बयान तब आया जब करीब 1 महीने पहले शाह ने कहा था कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय भाषाओं के विकल्प के तौर पर। उनके इस बयान के बाद दक्षिणी राज्यों में कई प्रतिष्ठित नेताओं ने इनका विरोध भी किया था। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे मुंडका पहुंचे सीएम केजरीवाल ने किया मुआवजे का ऐलान, दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास स्थित उस कमर्शियल बिल्डिंग का दौरा किया जहां शुक्रवार शाम आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई थी। केजरीवाल ने मुंडका पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और घटना की मजिस्ट्रेट के जांच के भी आदेश दिए। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए एवं घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मुंडका अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ था। तो देखते अगली न्यूज अपडेट। इस न्यूज अपडेट में जानेंगे पी चिदंबरम का बयान, धार्मिक स्थलों का स्टेटस बदलना ठीक नहीं, इससे तनाव बढ़ेगा। तो पी चिदंबरम का बयान आया है, जो धार्मिक स्थल जिसके पास है उसी के पास रहना चाहिए। चिदंबरम ने ये कहा। राम जन्म भूमि का मामला अपवाद था, चिदंबरम ये भी बोले। साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों का स्टेटस बदलने से
कौमी तनाव बढ़ सकता है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ज्ञानव्यापी मस्जिद केस पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि धार्मिक स्थलों का स्टेटस बदलना ठीक नहीं है, ऐसा करने से तनाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पूजा अधिनियम नरसिम्हा राव जी के सरकार के समय इसलिए बना था कि धार्मिक जगहों का स्टेटस नहीं बदला जाए, जो धार्मिक स्थल जिसके पास है उसी के पास रहे। चिदंबरम ने कहा कि राम जन्मभूमि मामला एक अपवाद था। चिदंबरम ने एक प्रेस वार्ता के दौरान ये सारी बातें कही। देखते अगली न्यूज अपडेट। इस समाचार में जानेंगे अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात होंगे 12,000 जवान, ड्रोन से भी होगी निगरानी। 30 जून से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा संबंधी तैयारियों की केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने शुक्रवार को समीक्षा की। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण पिछले 2 साल से यह यात्रा बंद थी। इसी बीच अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अर्धसैनिक बलों के कम से कम 12,000 जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के सैकड़ों कर्मी ड्रोन कैमरों की मदद से अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त तक जारी रहेगी। अगली न्यूज अपडेट में जानते हैं 4 धाम में अब नहीं मिलेगी वीआईपी दर्शन की सुविधा, उत्तराखंड सीएम ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिए हैं। पिछले 2 सालों के दौरान कोविड-19 के कारण बाधित रही 4 धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने के मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मंदिरों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था समाप्त करते हुए एक समान व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। एक बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सुव्यवस्थित और नियमानुसार यात्रा संचालन के निर्देश देते हुए कहा कि चारों धामों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था समाप्त कर सभी श्रद्धालुओं के लिए एक समान व्यवस्था लागू की जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे मोहाली ब्लास्ट केस में 5 गिरफ्तार, मिला आईएसआई कनेक्शन, पुलिस ने दिया बड़ा बयान। पंजाब पुलिस ने मोहाली में स्थित अपने खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर में आरपीजी हमले के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं पाकिस्तान की खुफिया आईएसआई की सांठगांठ की बात कही है। पंजाब के डीजीपी वीके भावरा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छठा आरोपी एक अन्य मामले में पुलिस हिरासत में है। उन्होंने कहा कि घटना के पीछे की साजिश का पता लगा लिया गया है और पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और गैंगस्टरों के बीच सांठगांठ का मामला भी सामने आया है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानते हैं जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हमदर्दों पर बड़ी कार्रवाई, प्रोफेसर, पुलिसकर्मी और टीचर बर्खास्त। जी दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में जो दहशतगर्द है उसको अगर कोई भी मदद करेगा तो उसकी नौकरी जाएगी, उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को आतंकी संगठनों से कथित संबंध के मामले में 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर, एक शिक्षक और एक पुलिसकर्मी शामिल है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संविधान के अनुच्छेद 311(12)(c) के तहत गठित समिति की सिफारिश पर तीनों को बर्खास्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 311(12)(c) राज्य की सुरक्षा के हित में बिना जांच किए ही किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने की इजाजत देता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे सुब्रतो रॉय को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को राहत दी है। पटना हाई कोर्ट के गिरफ्तारी के वारंट पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश था सुब्रतो रॉय को। सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने पटना हाई कोर्ट की गिरफ्तारी के वारंट पर रोक लगा दी है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने आज ही सहारा प्रमुख को गिरफ्तार कर 16 मई को पेश करने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी कानूनी कार्यवाही पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे गुरु नानक देव अस्पताल में लगी भीषण आग, 600 मरीजों को निकालने के लिए तोड़ी गई खिड़कियां। तो अमृतसर से खबर आ रही है, ट्रांसफार्मर में धमाका होने की वजह से गुरु नानक देव अस्पताल में आग लगी है। यहाँ ट्रांसफार्मर एक्सरे यूनिट की बैक साइड में रखा था। आग तेजी से फैलने लग गई। आनंद फानन में अस्पताल की विभिन्न वार्डों में उपचाराधीन 600 से अधिक मरीजों को बाहर निकाला गया। इस दौरान ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर और मरीज सर्जरी भी कर रहे थे। आग लगने के बाद मरीज बाहर निकले। इस घटना में एक कर्मचारी का स्कूटर भी जल गया। सभी मरीजों को बाहर निकालकर सड़क पर लाया गया। अस्पताल में फंसे कुछ मरीजों को बाहर निकालने के लिए खिड़कियां भी तोड़ी गई क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था। तो अमृतसर से ये आग की घटना सामने आई है। वैसे भी देश में कई जगह आग की घटनाएं बन रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे
डीएनए से शवों की होगी पहचान, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। एनडीएमसी आयुक्त ने दिया निर्देश। दिया दोस्तों, दिल्ली के मुर्गा फायर कांड में जो आग की घटना हुई थी, दिल्ली में आग लगने की घटना हुई थी, उस पर अब बड़ा बयान आया है। एनडीएमसी आयुक्त ने आदेश दिया है कि डीएनए जांच की जाए ताकि शवों का पता चले कि कितनी मौतें हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुर्गा इलाके की बिल्डिंग में लगी आग ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। आग में जलकर अभी तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि राहत बचाव कार्य पूरा हो गया है। 12 घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया है। अधिकारी ने बताया कि अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 30 भी हो सकती है। दरअसल हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 7 लोगों की पहचान हुई है। अभी तक 29 लोग लापता है। इनमें 24 महिलाएं, 5 पुरुष भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान तनिया भूषण, मोहिनी पाल, यशोदा देवी, रंजू देवी, विशाल मिथिलेश और कैलाश जानी और दृष्टि के रूप में हुई है। तो दिल्ली की ये सबसे बड़ी घटना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे, शरद पवार पर अपमानजनक पोस्ट लिखने के आरोप में मराठी अभिनेत्री केतकी चितले हिरासत में। तो महाराष्ट्र में अभिनेत्री केतकी चितले को ठाणे पुलिस ने शनिवार शाम हिरासत में ले लिया है। केतकी चितले के खिलाफ ठाणे पुलिस ने कथित तौर पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट साझा करने का मामला दर्ज किया था। एनसीपी नेताओं ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। टीवी और फिल्म अभिनेत्री द्वारा शुक्रवार को पवार को निशाना बनाने वाली पोस्ट को कथित तौर पर किसी और ने लिखा था। मराठी में पोस्ट में रांकपा प्रमुख को पूरे नाम का कोई सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें उपनाम पवार व 80 साल की उम्र का जिक्र है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मुखिया 81 साल के हैं, नरक इंतजार कर रहा है और आप ब्राह्मणों से नफरत करते हैं जैसी टिप्पणियां लिखी गई थी, जो कथित तौर पर वरिष्ठ नेता की आलोचना है। बढ़ती अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, सिडनी फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म नो लैंड्स मैन, कहा ये मेरे दिल के बहुत करीब। तो किक, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों से लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने सादगी भरे अंदाज के लिए चर्चा में है। अब जानकारी आ रही है कि अभिनेता की अमेरिकी बांग्लादेशी ड्रामा फिल्म नो लैंड्स मैन को सिडनी फिल्म फेस्टिवल के लिए चुन लिया गया है। फिल्म के चुने जाने की जानकारी अभिनेता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीर साझा करके दी है, जिसमें वो एक्ट्रेस मेगन मिशेल के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर शेयर कर उन्होंने लिखा कि ये फिल्म मेरे दिल के बेहद करीब है। इस बार नो लैंड्स मैन को आधिकारिक तौर पर सिडनी फिल्म फेस्टिवल में चुना गया है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे, मुख्य न्यायाधीश सीजेआई रमन्ना बोले शांति तभी कायम होगी जब लोगों के अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा की जाए। तो सीजेआई रमन्ना ने ये बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई एनवी रमन्ना ने शनिवार को कहा कि शांति तभी कायम होगी जब लोगों की गरिमा और अधिकारों को मान्यता दी जाएगी, उनकी रक्षा की जाएगी। सीजेआई ने श्रीनगर में एक उच्च न्यायालय भवन परिसर की आधारशिला रखने के बाद अपने संबोधन में ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि केवल कानून ही परंपरा के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है, इसके लिए उच्च आदर्श वाले लोगों द्वारा कानून के ढांचे में जान फूंकने की भी जरूरत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे, योग गुरु बाबा रामदेव के साथी स्वामी मुक्तानंद का निधन, संत समाज और हरिद्वार में शोक की लहर। योग गुरु स्वामी रामदेव के साथी स्वामी मुक्तानंद के निधन से पूरे संत समाज और हरिद्वार में शोक की लहर है। हरिद्वार पतंजलि योग पीठ में स्वामी मुक्तानंद का 66 वर्ष की उम्र में शुक्रवार देर रात 9:30 बजे के करीब आकस्मिक निधन हो गया। पतंजलि योगग्राम के प्रभारी भी थे मुक्तानंद। दरअसल स्वामी मुक्तानंद पतंजलि योग पीठ के कोषाध्यक्ष थे और वह पतंजलि योगग्राम के प्रभारी भी थे। जुलाई 1956 में उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। संस्कृत से स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन और विज्ञान व गणित विषय के साथ उन्होंने बीएससी पास की थी। जड़ी बूटियों का भी उन्हें विशेष ज्ञान था। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, हर साल 21 मई को मनाया जाएगा आतंकवाद विरोधी दिवस। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को
को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आतंकवाद विरोधी दिवस का उद्देश्य ये है कि इस दिन को मनाने का मकसद युवाओं को आतंकवाद और हिंसा से दूर करना है। इसके जरिए उन्हें बताया जाएगा कि उनकी एक गलती किस तरह से राष्ट्रीय समस्या बन सकती है। तो गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। पत्र में कहा गया है कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा से दूर करना है। उन्हें बताया जाए कि उनकी एक गलती से राष्ट्र में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो बीजेपी के गृह मंत्री ने ये चिट्ठी लिखी है और सभी राज्यों को बताया है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस जो युवाओं को बरगला के उनको भीड़ का हिस्सा बनाती है और दंगे करवाती है, उसका क्या? बढ़ती अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, लड़की पर एसिड हमले के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली। हेड कांस्टेबल पर किया था हमला। बेंगलुरु की है घटना। नागेश नाम के व्यक्ति ने 28 अप्रैल की सुबह एक गोल्ड फाइनेंस फर्म में काम करने वाली एक 25 वर्षीय महिला पर उसके कार्यालय के सामने तेजाब से हमला किया था। लड़की पर एसिड हमले के मामले में फरार आरोपी को पुलिस की एक टीम ने कथित तौर पर गोली मार दी थी, जो उसे शनिवार को पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से शहर वापस ले जा रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बचने के लिए हेड कांस्टेबल पर हमला किया था। पुलिस ने कहा कि जब आरोपी नागेश, जिसकी उम्र 34 साल की है, उसको मुक्त होने की अनुमति नहीं दी तो उसने कथित तौर पर कामाक्षी पाल्या पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी महादेवैया पर हमला किया। यह घटना रात 1:30 की है। उसे कई बार चेतावनी देने के बाद भी पुलिस निरीक्षक ने गोली चला दी क्योंकि नागेश रुका नहीं। नागेश के दाहिने पैर में गोली लगी। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया। नागेश ने 28 अप्रैल की सुबह एक गोल्ड फाइनेंस फर्म में काम करने वाली 25 वर्षीय महिला पर उसके कार्यालय के सामने ही तेजाब से हमला किया था। बढ़ती अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, अवैसी के तीखे बोल, कहा मुसलमान हुकूमत नहीं बदल सकता, वरना बाबरी पर कोर्ट के फैसले के बाद क्यों उठता ज्ञानवापी का मसला। तो अवैसी ने कहा कि वतन अजीज में मुसलमान हकीकत को नहीं बदल सकता, वह किसी हुकूमत को नहीं बदल सकता। यह धोखा आपको दिया जा रहा है। हम हमेशा से ये बात समझते थे कि हमारा वोट बैंक है, आपका कभी वोट बैंक था ही नहीं। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने शनिवार को हैदराबाद में एक पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उनके साथ देश के अलग अलग राज्यों से चुने विधायक भी शामिल रहे। इस समारोह में अवैसी ने बाबरी मस्जिद से लेकर ज्ञानवापी परिसर में जारी सर्वे तक का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने संसद में मुस्लिमों की कम संख्या को लेकर भी कटाक्ष किया। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, प्रमोद कृष्णन बोले पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है। राजस्थान से खबर आ रही है, एमपी, छत्तीसगढ़, पंजाब में प्रदेशाध्यक्षों को सीएम बनाया, लेकिन पायलट को राजस्थान में सीएम नहीं बनाया। तो प्रियंका गांधी के नजदीकी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर सचिन पायलट के साथ अन्याय होने का बयान दिया है। कांग्रेस चिंतन शिविर में पॉलिटिकल कमेटी में इनवाइट मेंबर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक न्यूज चैनल से कहा कि 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए तब प्रदेशाध्यक्षों को मुख्यमंत्री बनाया गया था। पंजाब में अरविंदर सिंह प्रदेशाध्यक्ष थे तो उन्हें सीएम बनाया गया। एमपी में कमलनाथ प्रदेशाध्यक्ष थे तो उन्हें सीएम बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो प्रदेशाध्यक्ष थे उन्हें सीएम बनाया गया। लेकिन राजस्थान में उस समय कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे, कांग्रेस में राहुल को फिर अध्यक्ष बनाने की मांग। सोनिया ने अचानक बैठक बुलाई। कल सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उठ सकता है मुद्दा। तो अगस्त में अध्यक्ष का चुनाव होना है, अक्टूबर में भारत भ्रमण करेंगे चुनाव के लिए। तो अब राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का मुद्दा उठा है। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में बुलाई गई एक बैठक में सभी नेताओं ने राहुल गांधी को फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर मांग उठाई है। सूत्रों के अनुसार नेताओं की मांग के बाद सोनिया गांधी ने सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों, प्रभारियों, प्रतिपक्ष के नेताओं की शनिवार को बैठक बुलाई। कल सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल को कमान सौंपने का भी मुद्दा उठ सकता है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। समाचार में जानेंगे, राजस्थान से कुछ खबरी। राजस्थान में तय समय से पहले आएगा मानसून, 18 जून को होगी एंट्री। तो इस बार
18 जून को राजस्थान में मॉनसून आने वाला है। राजस्थान में तेज गर्मी से तप रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इस बार मॉनसून समय से पहले आने की संभावना है। मौसम केंद्र दिल्ली ने भारत में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के केरल में आने की संभावित तारीख घोषित कर दी है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार केरल में मॉनसून के आने के बाद राजस्थान तक इसे पहुंचने में औसतन 20 या 22 दिन का समय लगता है। इसलिए संभावना है कि राजस्थान में मॉनसून समय से एक हफ्ता पहले 16 से 18 जून के बीच आ सकती है। बढ़ती अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे एमपी में मेयर अध्यक्ष को पार्षद नहीं जनता चुनेगी। नया अध्यादेश लाने की तैयारी में शिवराज सरकार। अचानक ऐसी हड़बड़ी क्यों? जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश से यह खबर आ रही है कि अब जो महापौर का सिलेक्शन होता था उसको अब वोटिंग में तब्दील किया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में नगर निगम के महापौर, महानगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष अब सीधे मतदाता चुनेंगे। सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसे पेंच के बीच नगरीय निकायों के चुनाव एक बार फिर प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए नया अध्यादेश लेकर आ रही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 13 मई को देर शाम इसका ड्राफ्ट तैयार कर विधि विभाग को भेज दिया है। मध्य प्रदेश में 2015 तक महापौर अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होते रहे हैं, तो अब इनको ये लगता है कि पार्षदों की हॉर्स ट्रेडिंग पर रोक लगेगी, क्योंकि बड़े पदों को हासिल करने के लिए मोटी रकम का लेन देन होता था, करप्शन होता था। तो बीजेपी की मंशा क्या है इसके पीछे, अब ये जाहिर धीरे धीरे होगा। हम आपको न्यूज में अपडेट करते रहेंगे। बढ़ती अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे हम तुम्हारे भगवान के भी बाप है। खुलेआम शरद पवार ने दी हिंदू देवी देवताओं को गाली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार एक बार फिर से खबरों में हैं। इस बार हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्दों का उपयोग करने के लिए उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। महाराष्ट्र के सातारा में 9 मई को भारतीय जनजातीय अनुसंधान तथा विकास संस्थान द्वारा आयोजित एक समारोह में शरद पवार को बतौर मेहमान आमंत्रित किया गया था। वहीं इसके चलते उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए शरद पवार ने जवाहर राठौड़ की कविता का जिक्र किया। राठौड़ की कविता का हवाला देते हुए राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख ने कहा कि कैसे उन्होंने इसमें अपनी पिछड़ी जाति से आने तथा लोगों द्वारा उनके साथ किए गए बर्ताव का वर्णन किया है। शरद पवार ने बोला कि हमने तो प्रतिमाओं को तराशा, लेकिन आपने उन्हें मंदिरों के भीतर ही रखा तथा तुम साले हरामी हमें मंदिरों में प्रवेश भी नहीं करने देते। वहीं समारोह में शरद पवार कथित तौर पर निम्न जातियों के व्यक्तियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देने के लिए पुजारियों की आलोचना करने के लिए कवि जवाहर राठौड़ का हवाला दे रहे थे। पवार ने आगे कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन हिंदू देवताओं को हमने छन्नी से तथा अन्य अपने औजारों का इस्तेमाल करके बनाया है। हम तुम्हारे भगवान के भी बाप है, क्योंकि हमने इन्हें तुम्हारा परमेश्वर बनाया है। इसलिए जवाहर राठौड़ ने एक कविता लिखी है जिसमें बोला गया है कि हम अपने साथ हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो शरद पवार के इस विवादित बयान से राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मची है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे फायर ब्रांड ठाकरे के अयोध्या विरोध पर चुप्पी का राज। इस खेल के पीछे छिपी है बीजेपी की बड़ी इलेक्शन प्लानिंग। सलाहकारों ने भी अयोध्या जाने से मना किया। तो शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की तरफ बेबाक शैली में बोलने वाले राज ठाकरे अयोध्या दौरे के कड़े विरोध के बावजूद आखिर चुप क्यों हैं? उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं को भी संयम रखने और खामोश रहने के निर्देश क्यों दे रखे हैं? दरअसल इस बात का पता लगने का प्रयास हमने किया है दोस्तों। पता चला कि राज ठाकरे को उम्मीद है कि भाजपा अपने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को 5 जून से पहले मना लेगी। इसके अलावा चूंकि मन से अब हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, लिहाजा उसे शिवसेना की तरह ही मराठी मानुस के पुराने मसले से ऊपर उठकर राष्ट्रव्यापी सोच रखनी होगी। राज ठाकरे की अब तक की चुप्पी के पीछे महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और स्टेट बीजेपी चीफ चंद्रकांत पाटिल से उनके गहरे संबंध का कारण भी बताया जा रहा है। दरअसल सलाहकारों ने भी राज ठाकरे को अपना फैसला बदलने की हिदायत दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे राणा दंपति की चालीसा पॉलिटिक्स। 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर 5000 साल पुराने हनुमान मंदिर में चालीसा पढ़ने पहुंचे रवि और नवनीत राणा। तो
तो सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर राजद्रोह का आरोप झेलने वाली सांसद नवनीत राणा दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित 5000 साल पुराने हनुमान मंदिर में आरती के लिए पहुंची है। इस दौरान उनके साथ उनके विधायक पति रवि राणा और कुछ अन्य समर्थक भी है। दोनों अपने घर के नॉर्थ एवेन्यू से पैदल चलकर यहां तक पहुंचे हैं। तो अब राणा दंपत्ति चालीसा पर पॉलिटिक्स कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे अहमदाबाद की शर्मनाक घटना। इंजीनियर कॉलेज के एबीवीपी नेता ने महिला प्रिंसिपल को छात्रा के पैर छूने पर कर दिया मजबूर। जी हां दोस्तों, गुरु शिष्य के रिश्ते को इन बीजेपी वालों ने अब तार-तार कर दिया है। एबीवीपी के नेता यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अहमदाबाद इकाई की करतूत से शिक्षा जगत शुक्रवार को शर्मसार हो गया। जहां दोस्तों इनकी इस करतूत से गुजरात का, अहमदाबाद का पूरा शिक्षा जगत शर्मसार हो गया। एबीवीपी ने साल इंजीनियरिंग कॉलेज में महिला प्रिंसिपल को छात्रा के पैर छूने को मजबूर कर दिया। घटना अहमदाबाद के साइंस सिटी रोड क्षेत्र स्थित साल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की है। 75% से कम उपस्थिति के चलते कॉलेज में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के पहले और दूसरे चौथे वर्ष के 12 विद्यार्थियों के अभिभावकों को बुलाया गया था। तो प्रिंसिपल ने अपमानजनक का व्यवहार किया है मेरे साथ, ऐसा भी कहा। कुछ विद्यार्थी अभिभावकों को लेकर कॉलेज प्रिंसिपल से मिले। कुछ विद्यार्थियों को यह पसंद नहीं आया कि एबीवीपी के छात्र नेता अक्षत जायसवाल के पास पहुंचे। अक्षत करीब 100 छात्रों को लेकर प्रिंसिपल डॉक्टर मोनिका गोस्वामी के दफ्तर जा धमका। उसने प्रिंसिपल के साथ अशोभनीय और अपमानजनक व्यवहार किया। उसने प्रिंसिपल डॉक्टर मोनिका को छात्रा के पैर छूने के लिए भी मजबूर किया। दरअसल प्रिंसिपल उनको हाजिरी के लिए बोल रही थी। इन स्टूडेंट की 75% से भी कम हाजिरी थी कॉलेज में, तो इसके चलते प्रिंसिपल ने हाजिरी के लिए उन्हें कहा। तो एबीवीपी के नेताओं ने ये शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया। दरअसल एबीवीपी के छात्र नेता अक्षत जायसवाल निलंबित अब हो चुका है। तो डॉक्टर मोनिका ने पूरा घटनाक्रम बताते हुए वो रोने लगी। कुछ देर बाद ही इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो एबीपी कार्यकर्ताओं की थू थू हर तरफ होने लगी। मामले ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में बीजेपी के नेताओं ने फिर एबीवीपी महानगर मंत्री प्रार्थना अमीन ने अक्षत जायसवाल को निलंबित कर दिया, जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता। दोस्तों एबीवीपी के कार्यकर्ता ऐसी गुंडागर्दी और शर्मसार करने वाली घटनाएं बीजेपी के इशारों पर करती रहती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे गुजरात चुनाव की तैयारी में आम आदमी पार्टी। गुजरात से खबर आ रही है 15 से 6 जगहों पर 20 दिन तक राज्य भर में निकलेगी आपकी परिवर्तन यात्रा। जनमत संग्रह होगा। तो आम आदमी पार्टी के गुजरात चुनाव प्रभारी एवं सहप्रभारी गुलाब सिंह यादव ने शुक्रवार को पत्रकार परिषद का आयोजन कर बताया कि आम आदमी पार्टी गुजरात में आगे बढ़ रही है और लोगों को जोड़ रही है। गुजरात में परिवर्तन यात्रा 15 मई से शुरू होगी। सभी 182 विधानसभा में यह यात्रा 20 दिन तक चलेगी। 6 अलग अलग जगहों सोमनाथ, सिद्धपुर, दांडी, द्वारका, अबडासा, कच्छ और उमरगांव से ये यात्रा शुरू होगी। इस दौरान सभी बेरोजगार युवा वर्ग, महिलाओं तथा किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी जाएगी। तो अब जानते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान बने यूएई के राष्ट्रपति। शेख खलीफा का शुक्रवार को हुआ था निधन। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में शनिवार को शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। यूएई में शासकों ने घोषणा की कि उन्होंने सर्वसम्मति से शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। सरकारी समाचार एजेंसी WAM ने कहा कि देश के 7 शेखों की अबू धाबी के अल मुशरिफ पैलेस में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। तो इस खबर में जानेंगे न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा कोरोना पॉजिटिव। मंगेतर और बेटा पहले ही हो गए थे संक्रमित। तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दी है। जानकारी शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि वह पॉजिटिव हो गई है, लेकिन इस महीने के अंत में वह बिजनेस टूर करने के साथ साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी भाषण देने के लिए यूएस जाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि वह अगले हफ्ते की जाने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं की घोषणा से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल न होने पाने के लिए निराश है। इनमें सरकार के वार्षिक बजट को लेकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कटौती की योजना शामिल है। तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे अंतरिक्ष में ब्रिटेन लगाएगा सोलर प्लांट। धरती के मुकाबले 13 गुना अधिक बनेगी बिजली। एंटीना से धरती पर लाएंगे करंट। तो वर्ष 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों के
एमिशन को शून्य पर लाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए ब्रिटेन ने अनोखी तरकीब निकाली है। वह अंतरिक्ष में सोलर पावर स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। एयरबस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी समेत 50 ब्रिटिश तकनीकी संगठनों ने सरकार की इस पहल के साथ हाथ मिलाया है। ब्रिटेन ने पिछले साल इस दिशा में विकल्प तलाशने की पहल शुरू की थी। इसका उद्देश्य मौजूदा टेक्नोलॉजी की तुलना में न्यूनतम लागत में जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की टारगेट को हासिल करना है। इस पहल के चेयरमैन मार्टिन सोल्टो के मुताबिक अंतरिक्ष में सोलर पावर स्टेशन विकसित करने के लिए आवश्यक सामग्री की सभी तकनीकें पहले से ही मौजूद है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो इस समाचार में जानेंगे क्या राष्ट्रपति पद छोड़ेंगे शी जिनपिंग। तबियत खराब होने के बाद इस्तीफे की अटकलें, कोरोना मिसमैनेजमेंट के चलते प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो चीन में बदलाव की चर्चा सामने आ रही है। चीन के सियासी गलियारों से ये खबर आ रही है। चीनी सोशल मीडिया पर इन दिनों राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पद छोड़ने की अफवाह जोरों पर है। सोशल मीडिया पर फैली इन अफवाहों में दावा किया जा रहा है कि कोरोना मिसमैनेजमेंट और आर्थिक मंदी के चलते चीनी राष्ट्रपति अपना पद छोड़ सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे कोरोना से डरा नॉर्थ कोरिया। तानाशाह किम जोंग उन बोला, यह सबसे बड़ा संकट। 12 मई को पहला मरीज मिला। अब तक 27 संदिग्धों की हो चुकी है मौत। तो नॉर्थ कोरिया में कोरोना की दस्तक के बाद किम जोंग उन ने इस देश के लिए सबसे बड़ा संकट है ये बताया। शनिवार को नॉर्थ कोरिया में कुल 27 मौतें दर्ज की गई। हालांकि स्टेट रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये मौतें कोरोना की वजह से नहीं बल्कि बुखार की वजह से हुई। 2 सालों से कोरोना दुनिया भर में तबाही मचा रहा है। इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया में एक भी कोरोना केस की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन 12 मई को यहाँ कोरोना का पहला मामला सामने आया। इसके बाद किम जोंग ने देश में लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार में क्या चल रहा है सोने चांदी का भाव। तो भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज कर दी गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने का वायदा 0.3% गिरकर 50,158 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत 0.3% बढ़कर 58,920 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। तो अब जानेंगे स्काईमेट वेदर के अनुसार क्या कहता है। तो अब जानेंगे स्काईमेट वेदर के अनुसार क्या कहता है भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश के साथ कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश भी जारी रह सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तमिलनाडु के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो इसी के साथ गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, मराठवाड़ा, तेलंगाना और पश्चिमी हिमालय के 1 या 2 हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भीषण लू की स्थिति के साथ अधिकांश स्थानों पर लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कई हिस्से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और विदर्भ में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। बढ़ते अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।